कि रह रहे के बदलते हैं दिन रात नए चोले, मतलब के ये रसिया हैं, इन पे कोई क्या बोले। कांग्रेस सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी केवल अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला मौका है, मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो लगातार 2 बार जनता से चुन के आए और पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती कुछ है, करती कुछ है। कथनी और करनी का जो अंतर है वो उनके पूरे चरित्र में दिखता है। भाजपा जहां मोदी जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक है, वहीं आम आदमी पार्टी विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो राक्षस का वेश धर के नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था और बार बार आग्रह कर रहा था, बस लक्ष्मण रेखा के पार आ जाइए, लक्ष्मण रेखा के पार आ जाइए, माता सीता से कह रहा था। बस एक बार वो जैसे ही पार गई तो फिर असली रूप दिखा। तो मुझे लगता है शायद उस कथानक से, भगवान राम के जीवन की उस घटना से निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझती है कि जो सामने खड़ा हुआ है उसका असली चेहरा क्या है और उसका आवरण क्या है। हम इतना कह सकते हैं कि पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जनादेश इस बार प्राप्त करने जा रही है। आप जरा भी सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और हर समय इतना बदलाव। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी हम सबने पढ़ी है, तो कौन भगत है और कौन बगुला भगत है यह सीधे सीधे समझ में आ रहा है। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાયલ રાઠોડ અને ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, ત્યારે દરેક પક્ષ પ્રચાર માટે એકદમ જોરદાર તૈયારીઓ કરી રહ્યું છે। ત્યારે ભાજપના કેન્દ્રીય નેતાઓ હોય કે પછી રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓ બધા ગુજરાતના પ્રવાસે છે, બધા ગુજરાતના પ્રચારમાં છે। તો આજે આપણી સાથે છે રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી। એમની સાથે વાતચીત કરીશું, આખું રાજનીતિ સમજીશું, એમને આ વખતે કઈ રીતના લડવાના છે, આ વખતે કેવું છે ગુજરાતનો माहौल, एमने केवू लगे, बड़ी बात करीशू। वेलकम सुधांशु जी। और पहला सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत सारा इलेक्शन देखा है, बहुत राज्यों के इलेक्शन देखे, गुजरात में इस बार क्या लगता है, माहौल क्या है? देखिए, गुजरात वैसे भी अन्य राज्यों से एक मामले में अलग है। जब हम लोग यहाँ पहली बार सत्ता में आए 95 में, फिर 97 से लगातार है, और विशेषकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ 2001 में, तो उस समय का जो दौर था 2000 के आसपास का, तो पूरे देश में एक एंटी इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट था कि एक राज्य में एक सरकार आएगी और फिर उसके खिलाफ माहौल बनेगा और वो चली जाएगी। मोदी जी ने इसको बदला, प्रो इनकम्बेंसी किया। अब गुजरात से जो एक वातावरण बदला कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, दोबारा जनता फिर जनादेश देगी, तो वह आप देखिए देश में भी दिखा, लगातार 2 बार हमारी सरकार बनी। और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला मौका है, मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो लगातार 2 बार जनता से चुन के आए और पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ। फिर आपने देखा राज्यों में भी वही ट्रेंड शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 85 के इंदिरा जी की हत्या के बाद हुए चुनाव को छोड़ दें तो तकरीबन 50-60 सालों से कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई थी, वहां दोबारा आई। तो इसका अर्थ हुआ कि गुजरात ने तो वो ट्रेंड सेट किया था। अब आज जब पूरे भारत में वो ट्रेंड सेट है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक महान भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो मानवीय बात है, ये स्वतंत्रता के अमृत काल का पहला चुनाव है गुजरात में। तो इसमें गुजरात सिर्फ साथ में नहीं खड़ा होगा, गुजरात उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो मैं एक अलग प्रकार का उत्साह जनता में देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ओके। अब तक की बात करें तो अब तक के चुनाव में ऐसा होता था कि कांग्रेस के सामने लड़ना होता था। इस बार तीसरी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी, तो उसको कैसे देखते हो? देखिए, मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी का जहाँ तक संदर्भ है, यदि इस प्रकार की बातें चर्चा आ रही हैं, थोड़ा शोर शराबा हो रहा है आम आदमी पार्टी को लेके, तो मैं कह सकता हूँ तीनों पार्टियां अलग अलग कारणों से गुजरात के चुनाव मैदान में है। कांग्रेस सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी केवल अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी का वैसे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जब जब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़े हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अलग रहा है।
उदाहरण के लिए आप याद करिए, उन्होंने गोवा में अपना कैंडिडेट घोषित किया था सीएम का, क्या हुआ? उत्तराखंड में कैंडिडेट घोषित किया था, मुख्यमंत्री कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये देखने वाला विषय होगा कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी का, उसमें कितना जोर है और कितना शोर है। कंपटीशन है कि नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, हमारे लिए किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि गुजरात विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसे स्वतंत्रता के इस अमृत काल में देश के साथ और तेजी से आगे बढ़ाते हुए अग्रणी भूमिका में ले आके स्थापित करना, विपक्ष में कोई भी हो, उससे हमें, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में कितना जोर है, कितना शोर है, ये 8 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट होगा। पर अगर हम ऐसा माने कि आप ऐसा बोले कि कंपटीशन नहीं है, हम अकेले ही है मैदान में और विपक्ष कितना भी मजबूत हो, तो फिर क्यों पीएम और सारे नेता कभी भी जनसभा में बोलते हैं ऐसा? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि विपक्ष है ही नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि विपक्ष में कोई भी पार्टी खड़ी हो, हमारे लिए उस पार्टी का महत्व नहीं, हमारे लिए महत्व गुजरात के विकास का है। अब विपक्ष में कोई भी खड़ा हो, कोई भी रूप धर के खड़ा हो, उससे हमारे विचार और हमारे लक्ष्य प्रभावित नहीं होते। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया है, उन्होंने घोषणा कर दी है उनका, और आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी गारंटियां दी है। तो बोल रहे हैं ऐसा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें आम आदमी पार्टी की गारंटी आई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती कुछ है, करती कुछ है। कथनी और करनी का जो अंतर है वो उनके पूरे चरित्र में दिखता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता उनकी घोषणाओं के ऊपर कोई बहुत विश्वास करने वाली है। अब उदाहरण के लिए वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूछिए, राजस्थान में 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, आज 4 साल हो गए, दे दिया क्या? बताइए। वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने इस टोन में बोला था, बस 10 दिन में कर्जा माफ, 1 2 3 4, 10 दिन में नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब जैसे ही सत्ता में आप कहते हैं ये वाला माफ कर पाएंगे, ये वाला नहीं माफ करेंगे, इतना वाला माफ हुआ, उतना वाला नहीं माफ हुआ। तो इसलिए उनकी कथनी करनी में जो अंतर है, मुझे लगता ही नहीं है कि उनके घोषणा पत्र के ऊपर किसी को विश्वास है। एक और मैं तथ्य बताना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देशद्रोह का कानून यदि हम सत्ता में आए तो समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है, जिसको सेडिशन लॉ कहते हैं। और मजे की बात है कि 2019 के बाद यदि देश में पहली सरकार बनी, राज्य सरकार, जिसने देशद्रोह का कानून यूज किया, तो वो थी राजस्थान। किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध नहीं, विधायकों के विरुद्ध। किन विधायकों के विरुद्ध? अपनी पार्टी के, यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्रियों के विरुद्ध, जिनसे उनको अपनी सरकार का खतरा लग रहा था। अब ये इनकी कथनी और करनी का अंतर है। मैंने इसलिए कहा कि चूंकि अशोक गहलोत जी आए थे उसका उद्घाटन करने, तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। तो उनकी घोषणा का मुझे नहीं लगता कि जनता उसको कोई गंभीरता से लेने वाली है। और वैसे भी अगर किसी पार्टी को लगता हो कि वो सरकार में आने की उनकी संभावना ही नहीं है, तो फिर वो कुछ भी बोल सकते हैं। पर ऐसे, जैसे मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दी है, तो ऐसे आप बोल रहे हो कि कांग्रेस ने ये जो बोला है वो नहीं कर पाएंगे। पर बहुत सारा वर्ग ऐसा है ना कि जिनको फर्क पड़ता है, वो आकर्षित हो गए उस चीज़ में। देखिए, आकर्षित तब हो ना जब व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी हो, विश्वसनीयता हो कि जो ये कहेगा वो करेगा। हम आम आदमी पार्टी की बात कहें, किस बात की गारंटी? हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, आ गए। सारी संसद चोर है, संसद में आ गए। पार्टी बनने के बाद मुझे चाहिए जन लोकपाल, टोपी गायब। अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भारतीय सेना के पूर्व एडमिरल रामदास। जरा सा लगा कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं बाहर, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, गायब। मैं तो बंगला नहीं लूंगा, 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, बंगला ले लिया। याद करिए, दिल्ली में एक वैगन आर गाड़ी चलती थी, साहब सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, वैगन आर लेंगे। और अब पंजाब का आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बादल साहब और कैप्टन साहब, 30 गाड़ियों का फ्लीट था, 42 गाड़ियों का फ्लीट है। कहां वैगन आर, कहां 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार। तो किस किस बात के ऊपर, इनकी कौन सी गारंटी पे भरोसा किया जाए? कसम खा के बोले थे कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे और लिखित में समर्थन ले लिया।
इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में नेताओं के प्रति जो एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर पॉलिटिशियंस, उसकी सबसे बड़ी प्रतीक आम आदमी पार्टी हो गई है। भाजपा जहां मोदी जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक है, वहीं आम आदमी पार्टी विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। बीजेपी की ही बात करें तो अभी गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणाएं हो चुकी है, बहुत सारे उम्मीदवार की घोषणा हुई, उसके बाद रोष दिखने को मिला है, कार्यकर्ताओं में रोष है, उम्मीदवारों के नाम से रोष है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन हो, पदाधिकारियों का चयन हो, या सरकार में दायित्वों का चयन हो, संगठन के दायित्वों का चयन हो, वो एक व्यवस्थित प्रक्रिया के थ्रू होता है। चूँकि हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित दल है। ठीक है, टिकट वितरण के समय कुछ लोगों के मन में कोई भाव आ सकता है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि हमें भी अवसर मिलना चाहिए, पर पार्टी सबको भिन्न भिन्न मौक़ों पर अवसर देती है। और एक बार निर्णय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ साथ रहते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी इसी बार हमने 12 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो 2017 वाली विधानसभा में, नहीं 12 से 17 वाली विधानसभा में विधायक थे और उनका टिकट कट गया था, या अब उनको फिर दिया गया है। तो पार्टी समय समय पर तय करती है किसको चुनावी राजनीति में दायित्व वहन करना है, किसको संगठनात्मक राजनीति में वहन करना है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या मनभेद होने की बात है। मेरा आखिरी सवाल है कि इस बार के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जीत के बीच में आएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम इन जीत के बीच में आएंगे, आपको ये लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे छल प्रपंच करने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा रहेगा, पर गुजरात की प्रबुद्ध जनता अपने विवेक के द्वारा उसे समझकर उसका समुचित उत्तर देगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी दीपावली का समय गुजरा है और रामायण की कथा में जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो राक्षस का वेश धर के नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था, और बार बार आग्रह कर रहा था, बस लक्ष्मण रेखा के पार आ जाइए, लक्ष्मण रेखा के पार आ जाइए। माता सीता से कह रहा था, बस एक बार वो जैसे ही पार गई तो फिर असली रूप दिखा। तो मुझे लगता है शायद उस कथानक से, भगवान राम के जीवन की उस घटना से निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझती है कि जो सामने खड़ा हुआ है उसका असली चेहरा क्या है और उसका आवरण क्या है। साधु किसको कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं स्वयं समझा जा सकता है कि किसका कौन असली चेहरा लेके आया है, कौन दूसरा चेहरा। उदाहरण दे देना चाहता हूं। देखिए, एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले चुनाव में मंदिर मंदिर घूम रहे थे, क्या कहे थे? परम शिव भक्त, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है, परम शिव भक्त हिंदू। अब आप देखिए, न वो सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के समय उनका परिवार खड़ा था, न उनको काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर अच्छा लग रहा है, न महाकाल का कॉरिडोर अच्छा लग रहा है, न केदारनाथ उभरता हुआ अच्छा लग रहा है, और कहने को परम शिव भक्त हैं। अब आप आइए दूसरे, एक तरफ केजरीवाल जी आकर कहते हैं सुबह सुबह दिल्ली में कि मैं ट्वीट करते हैं कि मैं 11 बजे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और विषय आप कहते हैं कि साहब नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। और उनका प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया यहाँ कहता है कि साहब मंदिर तो शोषण के केंद्र हैं, कथावाचकों के पास जाइए नहीं, पूजा पाठ की तरफ करिए नहीं। तो ये होता है एक चेहरा ये और दूसरा चेहरा ये। तो प्रबुद्ध जनता समझती है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है, किसने किसके ऊपर क्या चेहरा लगा के रखा हुआ है। इसलिए आप जरा भी सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और हर समय इतना बदलाव। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी हम सबने पढ़ी है, तो कौन भगत है और कौन बगुला भगत है यह सीधे सीधे समझ में आ रहा है। जनता देखेंगी कौन किसके चेहरे पे मुखौटा है। पर आपको क्या लगता है कितनी सीट हासिल होगी? हम इतना कह सकते हैं कि पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जनादेश इस बार प्राप्त करने जा रही है, जो पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ देगा। थैंक यू सो मच सुधांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े।
આ હતા સુધાંશુ ત્રિવેદી, જેમની સાથે વાતો કરી આખા ગુજરાતમાં આ વખતે કેવી રીતના પ્રચાર કરવાના છે બધી વાતચીત કરી, અને ઘણું કોન્ફિડન્સથી એવું એમને કહી રહ્યા છે કે આ વખતે બધા રેકોર્ડ તૂટી જશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી બધા રેકોર્ડ તોડીને જીતશે.